नमस्कार साथियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष के आधुनिक भारत के इतिहास के तहत अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत के अंदर पाषाण काल, सिंधु सभ्यता से लेकर के हर्षवर्धन तक के काल के इतिहास का वर्णन किया जाता है, जबकि मध्यकालीन भारत के अंदर मुख्यतः मुस्लिम शासकों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात सल्तनत और मुग़ल काल का मोटे तौर पर अध्ययन किया जाता है। साथ ही क्षत्रिय राज्यों का भी अध्ययन किया जाता है, जबकि आधुनिक काल के अंदर हम मुख्य तौर पर ब्रिटिश इतिहास का अंतर करते हैं। ब्रिटिश इतिहास के अंतर्गत भारत का वर्णन करते हैं और कुछ क्षत्रिय राज्यों का भी अध्ययन करते हैं और उत्तर मुग़ल काल का भी अध्ययन करते हैं। तो आज हम आधुनिक भारत के तहत मुख्यतः अध्ययन के क्रम में इस आधुनिक भारत को मोटे तौर पर 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, स्वतंत्रता संघर्ष से पूर्व का काल या चरण। इसकी कालावधि 1757 से 1885 ईस्वी तक का काल है। और दूसरा भाग भारत का स्वतंत्रता संग्राम, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से काल, और इसकी कालावधि 1885 से 1947 तक है। अब हम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व के चरण के कालों को भी कई उपभागों के अंदर वर्णन कर सकते हैं। और इन उपभागों के वर्णन करने से पहले तो आधुनिक भारत के इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है, फिर इन दोनों भागों को अलग अलग 4-4, 5 भागों के अंदर विभाजित किया गया। ये विभाजन एक इतिहास के अध्ययन के क्रम में, इतिहास को समझने के क्रम में विभाजन किया गया है, ताकि कोई विद्यार्थी इतिहास को, आधुनिक इतिहास को आराम से समझ सके। यह कोई एक सर्वमान्य विभाजन नहीं है, फिर भी कई लेखकों ने, इतिहासकारों ने अपने अध्ययन के क्रम में, लेखन के क्रम में भारतीय इतिहास को सरल शब्दों में समझाने के लिए विभाजन किया गया। इसलिए ये सर्वमान्य नहीं होकर के एक चलन के रूप में भारतीय इतिहास का विभाजन और वर्णन है। तो आधुनिक भारत को पहले तो हम 2 चरणों में बांट चुके हैं। अब स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व के चरण, अर्थात 1757 से 1885 तक के काल का वर्णन करते हैं। तो इसके अंदर हम भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन भाग में विभाजित करते हैं, और फिर अंग्रेजी राज की स्थापना एवं विस्तार, इसके बारे में वर्णन करते हैं। 2 भागों में बांटा गया, और भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन और फिर अंग्रेजी राज की स्थापना एवं विस्तार, जो मुख्य आधुनिक भारत का भाग है वो। अब अंग्रेजी राज की स्थापना एवं विस्तार, इस क्रम में हम एक तो उत्तर मुग़ल काल और एक मुग़ल काल, इन दोनों के बारे में वर्णन करते हैं। मुग़ल काल की कालावधि 16वीं 17वीं शताब्दी है, और उत्तर मुग़ल काल की अवधि है वो 18वीं शताब्दी है। ठीक है, अंग्रेजी राज की स्थापना विस्तार करना। फिर तीसरा काल विभाजन है स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व का, वो है भारत में ब्रिटिश राज की नीतियाँ। अब ब्रिटिश राज की स्थापना हो गई, विस्तार हो गया, इसके क्या उद्देश्य थे? तो इसके अंदर हम करेंगे भारत में ब्रिटिश राज की नीतियाँ, किस प्रकार इन्होंने भारत में राज करने की अपनी पॉलिसी थी। तो ब्रिटिश राज की पॉलिसी थी, वो थी आर्थिक पॉलिसी, मुख्य नीति थी वो आर्थिक थी। फिर भी आर्थिक का प्रभाव अन्य पर भी पड़ता है, तो सामाजिक सांस्कृतिक नीति भी होगी, और इसके अलावा आर्थिक नीति को संचालित करने के लिए उनकी राजनीतिक प्रशासन नीति मुख्य नीति थी। अर्थात ब्रिटिश राज की नीति मुख्यतः आर्थिक नीति
और राजनीतिक व प्रशासन नीति के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ब्रिटिश राज के भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक इस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें ब्रिटिश राज की नीतियों के हम अध्ययन करेंगे। आगे हम अंग्रेजी शासन के खिलाफ होने वाले विद्रोह। भारत में जब अंग्रेज आगे स्थापित हो गए, अपना विस्तार कर दिया, तो उनके खिलाफ प्रतिक्रिया भी हुई और स्वाभाविक था। इसलिए भारत में अंग्रेज राज के खिलाफ होने वाले विद्रोह, इस विद्रोह को मुख्यतः जो एक विद्रोह था जिसे ब्रिटिश सरकार के गदर के नाम से जाना जाता, वो था 1857 का विद्रोह। और इसके अलावा किसानों के विद्रोह भी थे, और इसके अलावा जनजातीय लोगों के भी विद्रोह थे, और इसके अलावा नागरिक सुधार के आंदोलन भी थे, जिसे धार्मिक सुधार आंदोलन कहते भी थे। अब अंग्रेज शासन के खिलाफ होने वाले विद्रोह, उसके बाद में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये थे भारत में स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व के चरण का विभाजन। अब हम भारत में स्वतंत्रता संग्राम अर्थात 1875 से 1947 के कालावधि के भारतीय इतिहास को हम उपविभाजित करते हैं। इसको मुख्यतः 1875 से लेकर 1905 तक का काल, कांग्रेस का उद्भव काल, फिर 1905 से लेकर 1919 तक का काल, इस कालावधि जो अर्थात गांधी जी के आगमन से पूर्व का काल, और फिर 1919 से लेकर 1947 का काल, इस काल को मुख्यतः गांधी युग के नाम से जाना जाता है। प्रथम काल है, इसके अंदर राष्ट्रवाद है, भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव का काल भी कहा जाता है। अर्थात 1825 से 1905 के काल को राष्ट्रवाद है, भारत में इसके उद्भव का काल, अर्थात राष्ट्रवाद के उद्भव का काल या कांग्रेस के उद्भव का काल भी कहते हैं। दूसरा कालावधि 1905 से लेकर 1919 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, परिस्थितियाँ एवं स्थापना से संबंधित बहस और राष्ट्रीय आंदोलन के चरण जो भारत में स्वतंत्र संग्राम हुआ, इसके कुछ इतिहासकारों ने इसे अलग अलग चरणों में माना। पहले काल को उदारवादी काल भी कहते हैं, 1825 से 1905 का काल। दूसरे काल को उग्रवादी काल भी कहते हैं, और तीसरे काल को गांधीवादी चरण भी कहते हैं, गांधीवादी काल भी कहते हैं। अर्थात यह इतिहासकारों के समझाने का, इतिहास को विभाजित करके उनका तरीका है। अब राष्ट्रीय आंदोलन एक वर्गीय भागीदारी, इस राष्ट्रीय आंदोलन किस किस वर्ग ने भाग लिया, जैसे किसानों ने, मजदूरों ने, महिलाओं ने, स्वतंत्र क्रांतिकारियों ने, सामाजिक बुद्धिजीवियों ने और वामपंथियों ने आदि। और इसके बाद में भारत को स्वतंत्र होते होते एक युगांतर के लिए ऐतिहासिक घटना हुई, जिसे हम हमारे लिए एक कलंक के रूप में याद कर सकते हैं, वो था भारत का विभाजन। तो इसको हम सांप्रदायिकता और भारत का विभाजन के रूप में पढ़ेंगे। जो वास्तव में भारत का विभाजन था, वो विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया। इसलिए इस आधुनिक भारत के अध्ययन के क्रम में हम सांप्रदायिकता एवं विभाजन के काल को भी पढ़ सकते हैं, और ये काल मुख्यतः 1935 के बाद के काल को पढ़ा जाता है। अब हम भारत में ब्रिटिश शक्तियों के आगमन के काल का वर्णन पढ़ते हैं। जैसे भारत में यूरोपीय कंपनियां जो आई, उनके बारे में हम विस्तार से वर्णन करेंगे। इनमें सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी भारत में आई वो थी पुर्तगाली, और उसके बाद में डच, और उसके बाद में अंग्रेज, और फिर फ्रांसीसी। इसके बाद में स्पेनिश भी बीच में आते हैं, डेनिश भी आते हैं, लेकिन मुख्यतः इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स है PDEF, पडेप। पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, और फिर फ्रांसीसी लास्ट में आने वाले थे। अर्थात भारत में जो आए थे सबसे पहले वो पुर्तगाली थे, और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो भारत में जो विदेशी कंपनियां यहाँ पर आई, उनका हम अध्ययन करेंगे, जिनमें मुख्यतः पुर्तगालियों का और अंग्रेज़ों का बारे में पूछा जाता है, और इसके अलावा फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में पूछा जाता है। हम भारत में आने वाली विदेशी कंपनियों के
बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कंपनी है क्या? वास्तव में कंपनी एक समय शब्द का ही दूसरा रूप है, अर्थात उसका पर्यायवाची है। अर्थात लोग एक समूह के रूप में भारत में आते थे और उन आने का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक। और इन उद्देश्यों में इन यूरोपियों में सबसे पहले आने वाले थे वो थे पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने अपनी आवश्यकता के लिए, निजी आवश्यकता के लिए, आर्थिक आवश्यकता के लिए भारत की खोज शुरू की और अंततः वो सबसे पहले यूरोपियों में से सफल होने वाले लोग थे। तो भारत में ये लोग क्यों आए? इसका मुख्य कारण था 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप में अनेक वाणिज्यिक कंपनियों का उदय हुआ था। कंपनियों के आगमन में अनेक महत्वपूर्ण परिणाम भी उत्पन्न हुए थे। यूरोपीय कंपनियों के भारत आने के अनेक कारण थे, जैसे भारत की आर्थिक संपन्नता। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था विश्व के अंदर, अर्थात भारत की आर्थिक संपन्नता भी भारत के अंदर लालयित करने के बड़े कारण थे। इन आर्थिक संपन्नता के कारण यूरोपीय कंपनियों को भारत आने के लिए आकर्षित किया, क्योंकि यहाँ लाभ कमाने के लिए काफ़ी अवसर थे। मार्को पोलो ने अपने विवरण में भारत के समृद्धि का काफ़ी उल्लेख किया था। इससे यूरोप के व्यापारी भारत आने के लिए प्रेरित हुए थे, वो उत्साहित हुए थे। अन्य कारण, भारत में व्यापार करने पर काफ़ी मुनाफा होता था। भारतीय उष्णकटिबंधीय वस्तुएं जैसे सूती वस्त्र, मसाले, नील आदि यूरोप में काफ़ी पसंदीदा और उनकी मांग थी। इसे बेचकर व्यापारी भारी मात्रा में मुनाफा कमा सकते थे, अर्थात व्यापार के उद्देश्य से बात आई थी। जैसे वास्को डी गामा ने अपनी पहली यात्रा के दौरान 60 गुना नफा कमाया था। 60 गुना नफा कमाया था। अच्छा, मुनाफे की प्रेरणा से कंपनी को भारत आने के लिए प्रेरित किया गया था। फिर अन्य कारण, 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप में वाणिज्यवाद की नीति काफ़ी प्रसिद्ध हुई, लोकप्रिय हुई, और इस नीति का मानना था कि किसी भी राष्ट्र की समृद्धि बुलियन पर निर्भर है। और बुलियन का मतलब होता सोना चांदी। सोना चांदी मेन अर्थ का आधार है, बेस है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त धातुएं हैं। अर्थात उन्हें ये पता था कि बुलियन के आधार पर ही अपनी समृद्धि प्राप्त की जा सकती है, और भारत को बुलियन का केंद्र कहा जाता था, अर्थात सोने का केंद्र कहा जाता था। इसी कारण से भारत के अंदर लोग, ये यूरोपीय लोग आकर्षित हुए थे। इसके अलावा यूरोपीय पुनर्जागरण का कारण समृद्धि का विकास होता है। समृद्धि का विकास होता है। किस प्रकार की समृद्धि? उनकी बौद्धिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, विज्ञान समृद्धि, और इन समृद्धियों के कारण उन्होंने कई आधुनिक यंत्रों का, आधुनिक साधनों का निर्माण किया, विकास किया, और इससे उनके विश्व के अंदर और जानने के लालच हुई थी। तो यूरोप में पुनर्जागरण का समुद्री कंपास, स्टेलन, अक्षांश और देशांतर मापक तैयार किए थे। जहाज की चाल मापने वाले उपकरण आदि का विकास होता। बंदूकों, तोपों आदि का आविष्कार हुआ। इससे समुद्री यात्राएं सुरक्षित और सुगम हो गई थी, जिससे भारत आने की प्रेरणा इन यूरोपीय लोगों को मिली थी। यूरोप में कई शासकों, जैसे पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी तथा स्पेन की महारानी इसाबेला आदि ने वित्तीय सहायता के द्वारा इन समूहों को, इन कंपनियों को समुद्री यात्राओं के लिए प्रोत्साहित किया, जो भारत आने के लिए काफ़ी अनुकूल सिद्ध हुए थे। अर्थात इन सब कारणों से, इन सब के सहयोग से ये कंपनियां भारत की ओर आई। ये यूरोपीय लोग, डच, पुर्तगाली, डेनिश, स्पेनिश और फ्रांसीसी व अंग्रेज़ भारत के अंदर आगमन के लिए प्रोत्साहित हुए थे, उत्साहित हुए थे, उनको सहयोग मिला था। और जब ये कंपनियां, जब ये लोग, जब ये व्यापारी भारत के अंदर आए, तो इसके कुछ परिणाम भी मिले थे, और ये परिणाम दोहरे ही होते हैं, अर्थात सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। तो इन कंपनियों के भारत में आने के क्या रिजल्ट थे, वो निम्न थे। कंपनियों के भारत आने से
कालक्रम में अनेक परिणाम उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रारंभ में स्थानीय व्यापारियों, उत्पादकों तथा देशी शासकों को कंपनियों के आने से काफ़ी लाभ प्राप्त था। प्रारंभ में शुरुआत कर, क्योंकि भारतीय माल का विदेशी बाजार का मांग बढ़ी थी और मांग बढ़ने से भारतीय लोगों को आर्थिक संपदा बढ़ी थी, आर्थिक सहयोग मिला था, अर्थात प्रारंभ के अंदर उन्हें सहयोग मिला था, क्योंकि वे सोने चांदी भुगतान करते थे। प्रारंभ के अंदर वो बाहर से सामान ले जाते थे, लेकिन सामान ले जाने के लिए उनका जो मुख्य आधार था वो था सोना चांदी, बुलियन था, क्योंकि उस समय तो उन देशों की मुद्रा भारतीयों के लिए जीरो थी और उनके लिए कोई महत्व ही नहीं था। वो थे कागज का टुकड़ा था, वो एक धातु था, धातु का टुकड़ा था, लेकिन अगर वो धातु सोने चांदी थी तो उसके लिए महत्व था। अर्थात प्रारंभ में जब व्यापार हुआ तो उस व्यापार के द्वारा यूरोप से सोना भारत की ओर आया था और भारत की वस्तु खरीदते थे उसके बदले में सोने चांदी के। इसलिए प्रारंभ में भारतीय व्यापारी और भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये स्थिति विपरीत हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद किसानों, व्यापारियों एवं आम भारतीयों का आर्थिक शोषण उनके द्वारा किया जाता है। वो औने पौने दाम के अंदर भारतीयों से वस्तु खरीदते, औने पौने दाम के द्वारा, और यहीं से धन एकत्रित करके यहीं के धन के द्वारा वो वस्तु खरीदे। प्रारंभ के अंदर तो ये लाभदायक था, किंतु धीरे धीरे भारत के लिए हानिकारक था। जितने हानिकारक दूसरे विदेशी थे उतने हानिकारक यूरोपीय लोग थे, और इसी कारण इन यूरोपीय लोगों को भारतीय लोगों ने अंत में स्वतंत्र संग्राम के द्वारा बाहर भेजा था। इसी के परिणामस्वरूप भारत में गरीबी या बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था बन गई थी। अन्य परिणाम, भारत में आधुनिक व्यावसायिक संगठन का उद्भव इन यूरोपीय कंपनियों के द्वारा होता। देश से दुनिया की मंडियों के अंदर भारतीय व्यापार का जुड़ाव कायम हुआ था। अन्य परिणाम, राजनीतिक प्रशासन के क्षेत्र में अनेक नए बदलाव हुए। विधि के शासन, आधुनिक न्यायपालिका, लोकतांत्रिक राजनीति, आधुनिक पुलिस और सैन्य व्यवस्था आदि सबका उद्भव इन अंग्रेजों की देन माना जाता है। वास्तव में हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो इन न्यायिक, प्रशासनिक, सैन्य नीतियों का वर्तमान में जो उद्भव है, इसकी देन हम अंग्रेजों को मानते हैं। लेकिन मैं इससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि परिवर्तन समय की एक कड़ी है और इस परिवर्तन की कड़ी के अंदर ये हुआ। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज आए इसलिए भारत के अंदर इस प्रकार के सकारात्मक परिणाम मिले, अन्य देशों में भी मिले जहाँ अंग्रेज नहीं गए वही भी। लेकिन अंग्रेजों ने अपने लोगों को और दुनिया को ये बताया कि हम भारत में इसलिए गए, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं थी, उनकी न्यायिक व्यवस्था ठीक नहीं थी, उनकी सैन्य व्यवस्था ठीक नहीं थी, उनके यहाँ पर विधि का शासन नहीं था। इसलिए एक परिणाम के रूप हम लिख सकते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इस पॉइंट से संतुष्ट नहीं हूँ। अन्य परिणाम, यूरोपियों द्वारा भारत में कई नवीन फसलों जैसे आलू, मक्का, टमाटर, अनानास आदि को लाया। इससे कृषि का विभेदीकरण हुआ था। कृषि का वाणिज्यीकरण और विभेदीकरण दोनों अंग्रेजों के देन के अंदर माना जाता है। अन्य, भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर भी इन कंपनियों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। भारतीयों के रहन सहन, खान पान, चिंतन, विचार, शिक्षा, साहित्य आदि सभी क्षेत्र के अंदर नवीन परिवर्तन हुए थे, और इसी कारण अंततः भारत के अंदर पुनर्जागरण भी हुआ था। अर्थात यूरोपियों के द्वारा भारत में एक पुनर्जागरण की चिंगारी भी पैदा की गई थी, और आधुनिक काल के अंदर भारत में पुनर्जागरण, और इस पुनर्जागरण का जो नेतृत्व करने वाला था, जो भारत के अंदर पुनर्जागरण का जनक था, वो था राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ने भी यूरोपियों की प्रशंसा भी की थी और उनका विरोध भी किया था। अर्थात इन यूरोपीय लोगों के आगमन के भारत पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। नमस्कार साथियों, अब हम आगे की क्लास के अंदर विस्तार से इन यूरोपीय कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। तो कल हम पुर्तगाली के शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, राम राम।